प्यारे बच्चों, प्रश्न बैंक 2021-22 विषय गणित कक्षा 10वीं का यह अंतिम वीडियो अध्याय 1 जो पहले शेष रह गया था। अभी भी जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लेवें, इस वीडियो को अंत तक देखें। मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से आपको अध्याय 1 समझाने का प्रयास किया है। अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करेंगे। यहाँ कुल 5 अंक का प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 1 अंक के 3 होंगे और 2 अंक का 1 होगा। 2 अंक का मतलब ये भी छोटे छोटे प्रश्न होंगे। अब जब 1 अंक के 3 होंगे तो वो सही विकल्प भी हो सकते हैं, रिक्त स्थान, सत्य सत्य और एक वाक्य में उत्तर कुछ भी हो सकते हैं। अगर हम सही विकल्प की बात करते हैं तो पहला प्रश्न था 96 और 404 का HCF क्या होगा। अब जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको हल करने का जो तरीका है वो ये है कि ये जो नंबर्स हैं आप इनसे आप सारे को डिवाइड कर देवें। अगर जिस नंबर से दोनों नंबर डिवाइड होते हैं वह उसका आंसर होगा। 10 से ये भाग नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहा, मतलब ये गलत है। 3 से ये वाला तो जा रहा है लेकिन ये नहीं जा रहा है, ठीक है ना। 120 से, लेकिन 4 एक ऐसा नंबर जो सही है, अर्थात इसका HCF कितना हो जाएगा, 4 होगा। अब 12 और 15 का HCF ज्ञात करना है तो कौन सा होगा। 12 और 15 में से आपके पास नंबर कौन कौन से दिए हैं, 3, 4, 10, 5। अरे भाई 5 से ये तो भाग जा रहा है, ये नहीं जा रहा, लेकिन 10 से कोई नहीं जा रहा है, 4 से कोई नहीं जा रहा, लेकिन 3 एक ऐसा नंबर है जिससे दोनों अंक विभाजित हो जाते हैं, अतः इसका HCF कितना होगा, 3 होगा। प्रश्न क्रमांक 3, दो संख्याओं का गुणनफल 32 है और LCM 8 है तो उनका HCF कितना होगा। HCF कितना होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल बटे LCM के बराबर होता था, अर्थात हम इसमें से 8 का भाग दे दें, कितना आ जाएगा, 4। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि उसका HCF कितना होगा, 4 होगा। 7 और 4 का महत्तम ज्ञात कीजिएगा। HCF ज्ञात करना, अरे भाई HCF मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरह सिखा दिया है। वह नंबर जो दोनों को डिवाइड करता हो, दोनों को विभाजित करता हो, वह उसका HCF कहलाता है। 2 का भाग हर एक में नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा है, 4 का इसमें जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा है, लेकिन 1 का ऐसा भाग है, 1 चौको 4, 1 सत्ते 7, अर्थात इसका आंसर आपका 1 सही होगा। किसी पूर्णांक सम संख्या के लिए आपका 2m होता है, विषम संख्या के लिए 2m प्लस का 1 या 2m माइनस का 1। ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, विषम होते हैं, जिसके पीछे आपका विषम संख्या 1, 3, 5, 7 होती है। अगर यहाँ पर अकेला 2m है तो ये क्या कहलाता है, आपका सम संख्या कहलाती है, क्योंकि सम संख्या पूछी गई था। इसका सही आंसर आपका 2m होगा। संख्याओं का LCM और HCF ज्ञात कीजिएगा। इसका अगर हमने LCM निकाला तो LCM कितना होता है, 60, और HCF कितना होगा, 5। और चूंकि उनका अनुपात ज्ञात करना तो ऐसे काट के देखा है, 5 से काटा, 12 पंचे 60, 5 एकम 5, 12:1, अतः हम कह पाएंगे कि आपका इनका अनुपात कितना होगा, 12:1 होगा। प्रश्न क्रमांक 2 में लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति में क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। ये दी गई संख्याओं 8, 1, 25 का HCF ज्ञात करना तो कितना होगा, 1, क्योंकि इसके अगर गुणनखंड करके देखते हैं तो 8 के 2, 2, 2 होते हैं, 9 के 3, 3 होते हैं, 25 के 5, 5 होते हैं। कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या है कॉमन, कम से कम 1 कॉमन है, अतः हम इसका कह पाएंगे कि इनका HCF कितना होता है, 1 होता है। दो संख्याओं A और B के रहने पर ये आपका A बराबर BQ प्लस का R, जहां पर R कैसा है, 0 लेस आर इक्वल टू R लेस देन B के बराबर होता है। इसे हम यूक्लिड थ्योरम भी कहते हैं, यूक्लिड प्रमेय कहते हैं, बिल्कुल सत्य है। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनफल उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए एक अद्वितीय होता है, ये बिल्कुल सत्य है आपका। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में क्या लिखा हुआ है, 94 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, कितना होगा, 2, क्योंकि हम 2 का भाग देकर के इसमें 47 आ जाता है और 47 एक अभाज्य संख्या है, अतः हम इन दोनों का HCF बिल्कुल एक वर्ड में लिख सकते हैं, 2। किसी संख्या में 2p प्लस 1 है, प्लस 1 है, ये सम है कि विषम, निश्चित रूप से विषम है। अगर अकेला 2p होता तो सम होता, 2p प्लस 1 है तो विषम होगा, हम यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में संख्याओं 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजिका प्रमेय का उपयोग करते हैं। अरे भाई इन दोनों में से ये देखना है कि बड़ा कौन सा है, कौन सा बड़ा है, 225 बड़ा, 225 बड़ा है 135 से, तो 225 को इधर लिखना है, 135 को इधर लिखना है। अब 135 से इसको भाग देना है, भाग दिया। मैं आपको यहाँ सिखाने का बहुत अच्छा प्रयास करूंगा कि 135 में भाग दिया 225 का, 225
225 में भाग दिया, कितने बार गया, एक बार गया, तो एक बार कट जाने के बाद कितना बचेगा, 90 बचता है। इन दोनों के गुणनफल प्लस शेष फल के बराबर भाज्य होता है। तब हम इसको लिख पाएंगे 225 बराबर 135 गुणे 1 धन 90 लिख सकते हैं। अगली स्टेज में ये 135 यहाँ आ जाएगा, 90 यहाँ आ जाएगा, अर्थात 90 से अब भाग देना 135 में, तो 90 में फिर से हमने भाग दिया 135 में 90 का, 90 एकम 90 कर दिया है, कितना बचेगा, 45 बचेगा। तो हमें इसे फिर ऐसे जो है ना 135 को, किसको 135 को हम फिर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 90 गुणे 1 धन 45 लिख सकते हैं। फिर हम 90 को यहाँ लिखेंगे, 45 को लिखेंगे, अर्थात 45 का भाग देना 90 में, 45 का फिर से भाग दिया 90 में, कितने बार चला गया, 2 बार चला गया और कुछ भी नहीं बचा। 45 में 2 का 2 बार भाग चला गया, 45 गुणे 2 बराबर 90 और प्लस का क्या आ गया 0। जब यहाँ पर शेष फल 0 आ जाता है, ऐसी स्थिति में ये जो गुणनफल होता है, अर्थात ये वाला लास्ट वाला नंबर जो होता है वह उसका क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 6, 867 और 255 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाज्य का, वही पुराना क्वेश्चन जो हम आपको पिछली बार आपको हम बता चुके हैं अभी। चूंकि यूक्लिड विभाज्य का करना है तो यूक्लिड विभाज्य का क्या होती है, A बराबर बी आर प्लस क्यू होती है, जहाँ पर आर का मान कितना होता है आपका 0 और बी के बीचों बीच होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। यहाँ जब पहुँच गए हैं तो बड़े नंबर को इधर लिखते हैं, छोटे नंबर को इधर लिखते हैं, फिर छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन समझाया था, 255 का भाग दिया, कितने बार चला गया, 3 बार, 3 बार गया तो कितना आ गया 765, घटा दिया कितना आया 102। हम लिख सकते हैं 867 को 255 गुणे 3 धन 102। तब यहाँ पे हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब 255 यहाँ आ जाएगा, 102 यहाँ आएगा। फिर हमने क्या किया है, 255 में 102 का भाग दे दिया, कितने बार गया, 2 बार गया है, कितने बार जाएगा, 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2, घटा दिया कितना है 51। हम इसे कितना लिख सकते हैं, इन दोनों के गुणनफल प्लस योगफल 51 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब 102 को लिखना है 51 के फॉर्म में, तो 51 का भाग दिया 102 में, कितने बार चला गया, 2 बार, पूरा भाग चला गया और यहाँ कितना आ गया 0 आ गया। ऐसी स्थिति में इस संख्या को हम इन दोनों का क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां, 130 बादाम की बर्फियां, वह कुछ ऐसी बर्फियों के ढेर बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे, और इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। अर्थात हमको क्या ज्ञात करना है, इसका HCF ज्ञात करना, किसका 420 और 130। HCF निकालने के 2 मेथड होते हैं, या तो आप यूक्लिड मेथड की सहायता से कर सकते थे या फिर गुणनखंड। यहाँ हम गुणनखंड की सहायता से आपको बताते हैं। 420 के गुणनखंड निकाल लिए हैं। 420 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 209, फिर 2 का भाग दिया 105, फिर 3 का भाग दिया 35, 5 का भाग दिया 7। इस प्रकार से इसके गुणनखंड 2 बार है, तो 2 की घात 2, 3 एक बार, 5 एक बार और 7 एक बार, अर्थात इसके गुणनखंड 2 की घात 2, 3, 5, 7 होंगे। अब 130 के गुणनखंड ज्ञात करना, तो 130 के भी गुणनखंड करके देखते हैं हम, आपके पास क्या हो जाएगा। 130 में 2 का भाग दिया कितना है 65, 65 में 5 का भाग दिया 13 आ गया, अर्थात इसके भी गुणनखंड हमने निकाल लिए हैं। गुणनखंड कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पास 2, 5, 13 के, 2, 5, 13 के। दोनों में क्या उभयनिष्ठ दिख रहा है, 2 आपका उभयनिष्ठ दिख रहा है और एक 5 भी दिख रहा है, तो आपके पास 2 की घात 1 और 5 की घात 1, अर्थात 2 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा 10। हम इस प्रकार से कह पाएंगे कि प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियां रखी जा सकती हैं, अर्थात HCF कितना हो गया यहाँ पे 10 होगा। प्रश्न क्रमांक 8, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी में 32 सदस्यों की एक आर्मी बैंड पीछे मार्च करना चाहती है। अरे भाई, कुल सदस्य कितने हैं 616 सदस्य, और 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड काम करना चाहती है। 32 सदस्यों की टीम बनाना है, एक लाइन में 32 होना चाहिए, तो कितने स्तंभ होंगे, कितनी लाइनें होंगी, यह आपको ज्ञात करना है। तो यह कब हो पाएगा, जब दोनों का हम HCF निकाल लेंगे। तो हमें इसके लिए हमको इसका HCF निकालना पड़ेगा, किसका 616 और 32 का। चूंकि हम एल्गोरिथम मेथड से हम आपको बता चुके हैं कि 616 बड़ा नंबर इधर, छोटा नंबर इधर, और छोटे से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं,
32 से भाग दिया, एक बार 32 माइनस कर लिया, 29 बचेगा, 6 कॉपी हो गया है 298, लास्ट में 8 बचा हुआ, अर्थात 32 गुणे 19 धन का 8 लिखा जा सकता है इसको। अब हम 32 में फिर हम 8 का भाग देंगे, 32 में 8 का भाग दिया तो कितने बार चला गया है, 4 बार पूरा पूरा भाग चला गया है, अर्थात यहाँ पे कितना बचेगा, अब नीचे 0 बचेगा। तो हम कह पाएंगे कि इन दोनों का HCF कितना है, 8 है, अर्थात हमें स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, 8 होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 9, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक संख्या 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक विषम संख्या 2q + 1 के रूप में होता है, इसे दिखाना है, सिद्ध करना है। मान लिया कि a कोई धनात्मक संख्या है, चूँकि यहाँ पे 2q और 2q लिखा हुआ है, अतः हम इसे b बराबर 2 के रूप में लिख सकते हैं। आपके पास a बराबर 2q प्लस का r होगा, चूँकि यहाँ पे b बराबर कितना है, 2 है, अतः r का मान कितना हो सकता है, 2 से छोटा, अर्थात 0 और 1 हो सकता है, 0 और 1 हो सकता है। तो हम यहाँ पे अगर हम 0 लेते हैं तो यहाँ 0 लिखेंगे तो a बराबर 2q बन जाएगा, और यदि 1 लेते हैं तो 2q + 1 होगा। यहाँ पर हमको दो संख्याएं प्राप्त हुई, 2q और 2q + 1। चूँकि 2q एक संपूर्णांक हम जानते हैं, अतः निश्चित रूप से शेष बची हुई संख्या कौन सी, 2q + 1, शेष बची हुई संख्या कौन सी, 2q + 1 आपकी क्या होगी, निश्चित रूप से विषम संख्या होगी। प्रश्न क्रमांक 10, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक संख्या 4q + 1 और 4q + 3 के रूप में होती है। तो हम एल्गोरिथम प्रमेय की सहायता से सारी संख्याओं को 4q के प्लस फॉर्म r के फॉर्म में लिखा जा सकता है। सवाल में यदि 4 है तो 4q लिखना है। अब आप यहाँ पे जब 4 मान लेंगे तब r की वैल्यू कितनी हो सकती है, वहाँ पे 4 से कम कौन कौन सी, 0, 1, 2, 3 होती है। अब इसको 0 का मान यहाँ रखेंगे तो 4q मिलेगा, 1 रखेंगे तो 4q + 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 4q + 2 हो जाएगा, और 3 रखेंगे तो 4q + 3 हो जाएगा। परंतु कुछ संख्याएं 4q और 4q + 2 आपकी विषम संख्याएं नहीं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें 2 का भाग जाता है। यहाँ पे 2q और 2q + 1 विषम संख्याएं नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इनमें 2 से पूर्णतः विभाजित हैं। अतः शेष बची हुई संख्याएं कौन कौन सी हैं आपके पास, 2q + 1 और 2q + 3 कैसी होंगी, निश्चित रूप से विषम संख्याएं होंगी। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 11 में 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त करना है। चूँकि 140 को हम, ये ट्री मेथड कहलाती है, जिसमें पेड़ की शाखाएं जैसी होती है ना, ट्री मेथड, इसमें हम 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। 70 में 2 का भाग देंगे तो इस 2 का भाग देंगे 70 में तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब 35 में किसका भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है, तो 5 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इस प्रकार से 140 के गुणनखंड 2, 2, 5, 7 होंगे। तो हम इसको कह सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड 2, 2, 5, 7, अर्थात 2 की घात 2, 5 की घात 1 और 7 की घात 1 इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। प्रश्न क्रमांक 126 को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो 126 यहाँ लिखेंगे, 2 का भाग देंगे, आसानी से देख सकते हैं, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, अर्थात 78 बार जाएगा। 2 का और भाग देंगे, जैसे 2 का भाग दे, 2 तिया 6, 2 नाम 18। अब 2 का भाग नहीं जा सकता यहाँ पे, तब कितने का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे, जैसे 3 का भाग देंगे 13 तिया 39, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसके गुणनखंड कह सकते हैं। कौन कौन से होंगे, 2, 2, 3, 13, 2, 2, 3, 13, 2 की घात 2 बन गया है, 3 और 13, इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 13, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके LCM और HCF ज्ञात कीजिएगा। तो 6 के गुणनखंड 2 तिया 6 होते हैं, अर्थात 2 और 3 होंगे। दूसरा नंबर कौन सा था, 20 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 से भाग दिया 10 बार गया, 10 में फिर 2 का भाग दिया 5 बार गया, अर्थात हम कह पाएंगे इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2, 2 और 5 होंगे, 2, 2 और 5 होंगे। तब HCF क्या हो जाएगा, दोनों के गुणनखंडों में ध्यान से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 की घात 1 और यहाँ पे भी 2 की घात जो न्यूनतम होती है, जो दोनों में कॉमन हो और न्यूनतम हो, वह क्या कहलाती है, LHCF कहलाती है। अर्थात इसका HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम LCM निकालते हैं तो सभी को लिखना है, लेकिन किसी को दोबारा नहीं लिखना है, अर्थात कॉमन नंबर की अधिकतम घात। तो यहाँ पे 2 की घात 2, 3 की घात 1, 5 की घात 1,
और इस प्रकार से करके हम इसके गुणनखंड निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 2 2 बार हो जाएगा, 2 कितने बार? 2 बार, 3 1 बार, 5 1 बार, सबका गुणा करेंगे और 60 आ जाएगा। इस प्रकार से हम कह देंगे कि हमारा HCF कितना हो जाएगा? यहाँ पे 60 होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 14 में लिखा है कुछ संख्याएं हैं 6, 72 और 120 अभाज्य गुणनखंड की सहायता से HCF और LCM ज्ञात कीजिएगा। सबसे पहले इसके गुणनखंड करना है, तो 6 के गुणनखंड 2 3 2 और 3 हो जाएंगे। 72 में हो जाएगा 2 2 2 3 3 होंगे, क्योंकि इनका भाग दे देकर गुणनखंड कर लिए हैं। 120 के गुणनखंड निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 120 के गुणनखंड में 2 का भाग दिया 60, 2 का भाग दिया 30 और आधा किया 15, 3 का भाग दिया 3 5 15, 5 1 5। इनके सबके हम गुणनखंड लिखेंगे। 6 के गुणनखंड में हो जाएगा 2 3 6, 72 में हो जाएगा 2 की घात 3 और 2 3 की घात 2। इस प्रकार से 120 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 120 के गुणनखंड होंगे 1 2 3, 2 की घात 3 और 3 5, 2 की घात 3 और 3 5। अब अगर HCF निकालना तो मैंने कहा दोनों में क्या कॉमन है? 2, और सबसे न्यूनतम घात कितनी है? 1। वैसे यहाँ पे और क्या कॉमन है? 3, तो न्यूनतम घात कितनी है? 3। इन दोनों का गुणा कर लेंगे और आसानी से हम निकाल पाएंगे। यदि मुझे LCM निकालना हो तो LCM में कॉमन नंबर की घात अधिकतम लिखी जाती है। 2 की अधिकतम घात 3 लिख दिया, 3 की अधिकतम घात 2 और जो एक्स्ट्रा नंबर होते हैं उनको भी लिख दिया जाता है। इस प्रकार से 2 की घात 3 को 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9 गुणे 5, इन सबका गुणा कर लेंगे 360। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे पास 6, 72 और 120 का LCM 360 होगा। क्रमांक 15 में अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से 12, 15 और 21 के निकालना है। तो 12 के गुणनखंड 2 दूनी 4 या 12, 15 का 3 5 15, 21 का 3 7 21, इनके गुणनखंड निकाल लिए। LCM निकालना, दोनों में क्या दिख रहा है? मुझे 3 दिख रहा है, तो 3 आ जाएगा। LCM में कितना हो जाएगा? 2 की घात 2 अधिकतम, 3 की घात 1, 5 1 बार, 7 1 बार, इन सबका गुणा करेंगे और आसानी से हम कह पाएंगे कि इसका आंसर कितना होगा? 420 होगा। 16 बहुत ही IMP है, अभी तिमाही में, छमाही में, प्री बोर्ड में, सभी में आया था। ये निश्चित रूप से वार्षिक परीक्षा में भी आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर है, उन दोनों का HCF दिया हुआ है, LCM ज्ञात करना है। हमारे पास LCM का फार्मूला होता है, दोनों नंबर का गुणनफल अपन में HCF होता है। दोनों नंबर का अपन ने ऊपर लिख लिया है। HCF आपको दिया गया है 9, हमने 9 दे दिया। 9 का इन दोनों का गुणा करने के बाद 9 का भाग दे दिया। आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 22338। बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा, वहाँ इतना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन निश्चित रूप से परीक्षा में आएगा, बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राक संख्या है। जांच कीजिए कि n में कोई मान ऐसा नहीं है कि 4 की घात n का अंक अंतिम अंक के किस पे? 0 पर समाप्त होता है। क्योंकि हम जानते हैं 4 की घात n को 2 गुणे 2 की घात n लिखा जा सकता है, अर्थात 2 की घात 2n लिखा जा सकता है। यहाँ पर जितने भी हम गुणनखंड करेंगे वो सारे के सारे 2 की घातों के 2 के गुणे में होंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 इस प्रकार से होंगे। 2 गुणे 2 ही कितने भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें 5 नहीं होगा। और हमें जो कि 0 पर समाप्ति के लिए 2 पंचे 10, कम से कम एक 5 आवश्यक है। यहाँ पर चूंकि 5 नहीं है, यहाँ हम कह देंगे n के लिए 4 टू दी पावर n की संख्या के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए 5 से भी विभाजित होना चाहिए, परंतु यहाँ पर 1 भी 5 से विभाजित नहीं है। अतः हम कह पाएंगे कि यह एक ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जो 4 की घात n ऐसी हो कि 0 पर समाप्त हो, इसलिए ऐसी कोई संख्या। 18 व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 एक भाज्य संख्या है, तो क्यों है? अब हम इन संख्याओं को दोबारा लिख देते। 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13, दोनों में 13 स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। 13 को कॉमन निकाला है, मल्टीप्लाई का साइन भी निकाला है। 7 बचेगा, 11 बचेगा और धन का 1। यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है ये संख्या अलग है और गुणे में ये अलग है, अर्थात इनका जो हल होगा वो निश्चित रूप से 13 से तो विभाज्य है। तो हम यहाँ कह पाएंगे चूंकि दी गई संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित है, अतः यह संख्या कैसी है? भाज्य संख्या होगी। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट भी सेम है बिल्कुल।
7 6 5 4 3 2 1 धन का 5 है, तो 7 4 5 4 3 2 1 धन का 1 5 है। 1 5 यहाँ 1 5 यहाँ, इन दोनों को पकड़ के बाहर निकालते हैं। ये वाला 5 12 का, तो 5 नहीं लिखेंगे। 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 धन का 1 लिख देंगे। और ये चूंकि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि 5 से विभाज्य है, तब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या है, ये दी गई संख्या 5 से विभाजित है। अतः संपूर्ण संख्या जो दी गई है वह एक क्या है, भाज्य संख्या है।